और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां ब्लैकआउट के दौरान शूटआउट हो गया। कल रात अपराधियों ने सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कल रात पटना में 7 बजे से 7:15 तक ब्लैकआउट किया गया था और इसी दौरान मुसल्लापुर हाट में बदमाशों ने पिंटू कुमार नाम के मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार में मौजूद लोगों ने फौरन पिंटू कुमार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बाजार में पिंटू कुमार की दुकान पर पहुंचे और अंधेरा होते ही फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। एक गोली पिंटू कुमार के सिर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या कोई वजह हो सकती है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। यहाँ मुसल्लापुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है। आपको पता होगा कि आज 7:15 का ब्लैकआउट था। उसी ब्लैकआउट के दौरान यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में एक मसाला व्यापारी है जो अपने दुकान पे थे और उनसे जस्ट 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायदा नहीं दे रही है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान दिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की से हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है। तो किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, आप ये अनुसंधान कर रहे हैं। अंधेरा था तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया अभी तक। जो निकल कर आया जो विक्टिम के फादर हैं तो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे, तो वो भी नहीं देख पाए। तो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई कुछ करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में। और मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला देना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले पर साल 2022 में याचिका आई थी। पिछले महीने 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई के बाद 12 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह के भड़काऊ कमेंट डालने वाले की सख्त मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बोतल में बिक्री पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर पुलिस चौकस है। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। भोजशाला मंदिर या मौला मस्जिद, हाईकोर्ट आज करेगा फैसला। हिंदू पक्ष की दलील में दम या मुस्लिम पक्ष की आपत्ति रहेगी बरकरार। धार में भोजशाला पर फैसले की घड़ी आ गई। भोजशाला हिंदुओं के आराध्य मां वाग्देवी अर्थात मां सरस्वती का मंदिर है या फिर कमाल मौला की मस्जिद। आज इंदौर हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। भोजशाला का यह केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। ये केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसे लेकर गहमा गहमी बनी रही। खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहाँ तनाव का माहौल रहा है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन हिंदू ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आखिरकार यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को इसका पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई।
साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। 6 अप्रैल 2026 से हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। इंदौर हाई कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया, जो आज सुनाया जा सकता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उसे नियमित पूजा की अनुमति मिलेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार मिले। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। भोजशाला परिसर में नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट का गठन करके भोजशाला मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में लिया जाए। मां सरस्वती की प्रतिमा की निरंतर पूजा अर्चना सुनिश्चित की जाए। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे। एएसआई ने 98 दिनों तक इसका सर्वे किया और 15 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले हैं, जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी और दूसरी आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया गया है। 10वीं 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेखों के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी मिले हैं। एएसआई की 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश को मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिया कि सर्वे के नतीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब इस मामले में हाईकोर्ट 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रहा है और आज फैसले का दिन है। आज आने वाले फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये ऑर्डर 5 जून तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि बिना इजाजत के 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर रोक है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। तलवार, चाकू, हथियार, विस्फोटक सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की जमाखोरी, बोतल, कंटेनर में बिक्री करने पर एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बीच भोपाल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंगलवार को भोपाल के ओल्ड सिटी इलाके में एक मुस्लिम युवक से मारपीट और आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद भारी हंगामा हुआ था। भोजशाला पर फैसले की घड़ी और भोपाल में माहौल का फायदा शरारती तत्व न उठा पाए, इसके लिए पुलिस कड़ी नजर रख रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है, जहां आज पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस की तैनाती की गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि बीते रविवार को लव जिहाद के आरोप में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज भी सड़कों पर उतरा और खूब हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज के बाद हंगामा कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। दो बेचैन भैया, तुम क्या सोच रहे हो? क्या भोपाल में आज कुछ बड़ा होने वाला है? अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या जुमे की नमाज के बाद भाईजान कोई प्लानिंग कर रहे हैं? जुमे से पहले, जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बराए मेहरबानी किसी जगह पर भी इकट्ठे होने की कोशिश न करें। जुमे की नमाज पढ़ें और शांति के साथ, अमन के साथ अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। क्या भोपाल की फिजा खराब करने की कोशिश हो रही है? कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काई साहब उसको लीड कर रहे हैं। उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। भोपाल अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है।
एक नहीं, दो नहीं, कई थानों की पुलिस बुलाई गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है और फिर भी अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। भोपाल में बीते कुछ दिनों से माहौल तनावपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में हैं। मुस्लिम संगठन सड़कों पर है और उसकी वजह है ये वीडियो। दो विजय भैया, तुम क्या सोच रहे हो? बैठा लो घुटने पे भैया। दो दो दरअसल आरोप है कि 10 मई को हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक होटल में ठहरे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को पकड़ा। आरोप लगा कि युवक लव जिहाद कर रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ मारपीट की। उसके चेहरे पर स्याही और गोबर पोता गया और उसे अर्धनग्न कर पहले सड़कों पर घुमाया गया और फिर पुलिस के हवाले किया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज के लोग भड़क उठे। 12 मई की रात मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के विरोध में सड़कों पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बवाल बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई और मामले से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरोसा दिलाया गया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आशंका है कि आज फिर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर सकता है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भोपाल में हर मस्जिद पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद पर पुलिस की खास नजर है। जिला पुलिस के साथ साथ अलग से पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। हालांकि कोई हंगामा ना हो, इसके लिए तमाम मौलाना और काजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी साफ किया कि जुमे की नमाज के बाद कहीं भी प्रदर्शन की कॉल नहीं दी गई है। जिन लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी उन तमाम को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस पर हम शासन प्रशासन को शुक्रिया करते हैं। कमिश्नर साहब ने संजीदगी इसको लिया और इस पर कार्रवाई की। इससे पहले जुमे के बाद कजियात की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए मैं तमाम हमारे नौजवान दोस्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि आपके जज्बात का कोई इस्तेमाल करने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप जज्बात में बह जाएं और कोई सियासतदान आपकी सियासत को बढ़ाने के लिए आपके मुस्तकबिल को खराब करे या भोपाल का माहौल खराब हो। इसलिए कजियात की तरफ से जुमे से पहले जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उन्हें जेल भी भेज दिया गया। काजी साहब की क़यादत में एक टीम मजबूती के साथ काम कर रही है और आप सब जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के किसी सूबे किसी कोने में जहां नाइंसाफी हुई है आरिफ मसूद हमेशा खड़ा रहा है। तो आप परेशान ना हो, ये भ्रम है। कल कोई आंदोलन कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काजी साहब उसको लीड कर रहे हैं। उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। और कुछ लोगों को जबरदस्ती भी पुलिस बिठा रही है। अगर ऐसी स्थिति भी बनेगी तो हम और काजी साहब उस पर बात करके आगे बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके शहर की फिजा को खराब ना। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि दंगाइयों से निपटने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स मंगा ली गई है। किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो मुख्य लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी भी जो बाकी टीम भी लगी हुई है और हम लगातार उसमें बहुत ही तेज स्पीड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरा वाला केस है उसमें पहले ही हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मेरा यही अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स हमें PHQ से मिल गया है तो हम अपनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखेंगे। जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जुमे की नमाज शांति से हो सके इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो संदेश साफ है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। इन पद पर दुरुपयोग कर टीएमसी के पक्ष में काम करने और करोड़ों के घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। ईडी ने हाल ही में शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और इससे पहले एजेंसी उन्हें 5 बार समन भेज चुकी थी, लेकिन उन्होंने हर बार जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया और पेश नहीं हुए। 28 अप्रैल को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद गुरुवार को शांतनु सिन्हा ईडी के सामने पेश हुए, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। शांतनु सिन्हा की गिरफ्तारी के पीछे की असली वजह एक शातिर अपराधी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जांच में सामने आया है कि विश्वास के तार विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू के नाम से अपराधी से जुड़े हुए थे। सोना पप्पू पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आरोप है कि शांतनु ने अपने पद का इस्तेमाल कर सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई भी की। तो ममता के करीबी डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दरअसल एक गैंगस्टर है जिसका नाम है सोना पप्पू। बताया जाता है कि शांतनु ने अपने पद पर रहते हुए सोना पप्पू को और उसके काले कारोबार को संरक्षण दिया और उससे काली कमाई की, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और आखिरकार शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद विवादित बयानों और हिंसा की धमकी देने वाले नेताओं पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के 2 ठिकानों पर गुरुवार को पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। यह छापेमारी दिलीप मंडल के पायलान स्थित आवास और एक अन्य ठिकाने पर की गई है। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल पर एक वीडियो के जरिए भड़काऊ टिप्पणी करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। उनके खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। ये धाराएं गैर जमानती हैं, जिसका मतलब है कि गिरफ्तारी होने पर तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। जब पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो दिलीप मंडल अपने घर पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। तो दिलीप मंडल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धमकाया था। दिलीप मंडल के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है और काफी सख्त धाराओं में ये केस दर्ज किए गए हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी के बाद बेल मिलना आसान नहीं होगा। नीट पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले भी जा रहे हैं और छापेमारी भी चल रही है। दूसरी ओर सरकार ने भी एक्शन तेज कर दिया है और नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर गुरुवार शाम उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें आगामी नीट पेपर कराने से लेकर पेपर लीक तक को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, शिक्षा सचिव संजय कुमार, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई अध्यक्ष और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन सभी को कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। अब सीबीआई आरोपियों से पूछताछ करके पेपर लीक के केस की सारी कड़ियां जोड़ेगी। वहीं मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा नासिक के शुभम खैरनार को लेकर हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुभम खैरनार नासिक में मेडिकल एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। महाराष्ट्र समेत कई स्टेट में इसकी शाखाएं चलती थी। सीबीआई अब इसी ऑफिस के कामकाज की पड़ताल कर रही है और इसके अलावा सीबीआई जयपुर से पकड़े गए 2 सगे भाई दिनेश ब्यावल और मांगीलाल के घर पहुंची है। वहां परिवार वालों से पूछताछ की गई है और घर की तलाशी लेकर अहम दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई कोई बड़ा खुलासा करेगी और मामले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। ऐसे में आज एनएसयूआई एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी तो समाजवादी छात्र सभा भी प्रदर्शन करेगी। तो समाजवादी सभा की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मीटिंग में रहेंगे। मीटिंग में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा होगी और सीबीआई सबसे बड़े 2 नाम यानी दिनेश और मांगीलाल के घर पर 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ये वो घर है दिनेश और मांगीलाल का। यहाँ पे जो कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई ने तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। इन कमरों को खंगाला, तमाम दस्तावेज देखे और ये माना जा रहा है कुछ दस्तावेज और मोबाइल यहाँ से सीबीआई अपने पास जब्त करके लेके गई है। 3 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन आप समझ सकते हैं कि दिनेश और मांगीलाल के यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में तमाम बड़े खुलासे
खुलासे हो सकते हैं जो सीबीआई को अहम दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक दिनेश और मांगीलाल का यानी जो पेपर कनेक्शन है, जब सबसे पहले गुड़गांव से उसके पास पेपर आया और उसने सीकर भेजा, उसने 30 लाख रुपए में खरीदा, ये जानकारी है। लेकिन ये पैसे कहां ट्रांसफर किए गए, जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा सीबीआई अपनी जांच में इसी पर जोर दे रही है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, पैसा किसको ट्रांसफर किया गया है, क्या डायरेक्ट पैसा पुणे में ट्रांसफर किया गया है या फिर उन लोगों को दिया गया है जो पेपर खरीदा था। क्या दिनेश और मांगीलाल की तरफ से ही तमाम बच्चों को पेपर दिया गया और उस एवज में पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए, इन तमाम चीज़ों पर अहम जोर दिया गया। और इसीलिए ये जो लॉकर्स हैं, इसमें अलमारी में इनको खंगाला है, तमाम ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ लोगों से पूछताछ की है, कमरों में सीबीआई ने तलाशी ली है। सीबीआई ने यहाँ पर मांगीलाल और दिनेश की जो पत्नी है उनसे पूछताछ की है। तो 3 से 3.5 घंटे बिताने के बाद सीबीआई के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं और खास तौर पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सुराग लगे हैं माना जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई इन दस्तावेजों को समेटकर अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि जो 5 गिरफ्तारियां सीबीआई ने दिखाई है उसमें दिनेश, मांगीलाल और विकास भी मौजूद है। और ये सीबीआई के गिरफ्त में यानी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े वो नाम जो इस पेपर लीक माफिया संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है। और बड़ी खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर रील बनाने की सनक 5 युवकों को काफी महंगा पड़ा। एक बाइक पर रील बनाकर जा रहे 5 युवकों को सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 4 युवकों की जान चली गई, जबकि गंभीर हालत में एक युवक को अस्पताल ले जाया गया। घटना कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के महाराजगंज की है, जहां इन 5 युवकों ने एक बाइक पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत होने की वजह से एक बाइक पर मौजूद 5 युवकों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। और रील बनाने की ऐसी सनक थी कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को वो देख नहीं पाए और सीधा भिड़ंत हो गई। क्षेत्र करारी का जो दरियापुर चौराहा है और अर्का ये जो रोड है, इसमें ये नहर पटरी के किनारे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया तथा एम्बुलेंस को बुलाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया 5 लड़के एक ही बाइक पर आ रहे थे और उसमें ये सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए। और इसमें यहाँ मौके पे जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि 4 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। उनको यहाँ से पहले अस्पताल भेजा गया है, जहाँ से उनको ब्रॉड डेड कन्फर्म किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक लड़का जो है वो घायल है। ये लड़के कहाँ से आ रहे थे, जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ के लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है तथा इसमें जो अन्य पहलू है कि रास्ते में कौन कौन सी पीआरवी रूट पे थी या कहाँ कहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ थी जहाँ से ये लड़के निकल के आ रहे थे। अगर इसमें जो भी जांच के बाद में परिणाम आएंगे उसके अनुसार अगर किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाएगी उस पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत यूएई से होगी। उसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8:30 बजे यूएई के लिए रवाना होंगे। अबू धाबी में पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से मुलाकात भी करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच एलपीजी गैस और पेट्रोलियम को लेकर रणनीतिक भंडार बनाने को लेकर अहम समझौते हो सकते हैं। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से अपने आप को बाहर कर लिया है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी अहम हो सकती है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का फोकस एनर्जी है। पीएम मोदी के यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है, जिसमें खास तौर पर ऊर्जा सहयोग के दुनिया के हालात पर भी बात होगी। ईरान जंग की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए यूएई के साथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर 2 बड़े समझौते पर मुहर लगा सकता है। पीएम मोदी का यूएई दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में तेल बचाने की मुहिम चल रही है। रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी छूट भी खत्म होने जा रही है और यह छूट 16 मई तक के लिए दी गई है। अगर अमेरिका इस छूट को आगे नहीं बढ़ाता है तो भारत को रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करना पड़ सकता है और इस बीच भारत ने अमेरिका से रूसी तेल पर दी गई छूट बढ़ाने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने वॉशिंगटन से कहा है कि मौजूदा हालात में एनर्जी सप्लाई बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और इस वक्त की बड़ी खबर, आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया गया है। तो दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल के दाम 90 रुपए 67 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिस महंगाई की आशंका प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही जता दी थी, वो अब आखिरकार हकीकत में होता हुआ नजर आया है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। अब 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर आपको दिल्ली में डीजल मिलेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पूरे देश में जहां पर भी पेट्रोल या डीजल के दाम रहे, उसमें 3 रुपए का इजाफा किया गया है। तो यह पहला कदम है जब पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और लगातार इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जनता को चिताया भी जा रहा था और बताया जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किफायती तौर पर करें, यानी कि कम करें, जितनी जरूरत हो उतना करें, क्योंकि लगातार जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और तेल की आवक कम हुई है, उससे तेल की कीमतों में उछाल आया है। और यही वजह है कि जो तेल कंपनियां थी लगातार कोशिश कर रही थी कि दाम ना बढ़ाया जाए, लेकिन आखिरकार अब आम लोगों पर तेल की कीमत की मार पड़ने जा रही है। और महंगाई की मार किस तरह से पड़ी है, 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो दिल्ली में अब डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। उसी तरह से पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में आप पेट्रोल की कीमत होने जा रही है। तो अगर आपके शहर में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए है तो 3 रुपए का इजाफा होने से उस पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए हो जाएगी प्रति लीटर। और अगर आपके इलाके में डीजल के दाम 90 रुपए है तो 95 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह से दामों में इजाफा हुआ है। 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम और इसका सीधा असर अब तमाम उन चीजों पर पड़ेगा जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपकी जो भी जरूरत के सामान हैं सभी ट्रांसपोर्ट से, यानी कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों से आते हैं और ट्रकों से लाया जाता है। तो ऐसे में अगर जैसे ही इनके दामों में इजाफा हुआ तेल के दाम में, तो उसका सीधा असर अपरोक्ष रूप से उन सामानों पे पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। और हमारे साथ हमारी संवाददाता अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है? 3 रुपए बढ़ाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। बिल्कुल अमित, जिस बात की आशंका बहुत दिनों से लगाई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, वही अभी इस समय सुबह सुबह खबर आई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई है, जिसके चलते अब 97 रुपीज पर लीटर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम हो चुके हैं, जो कि आम आदमी की जेब में एक बहुत बड़ी मार है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही बढ़ते आए हैं। लेकिन जितनी आशंका की जा रही थी उतने दाम नहीं बढ़े हैं, जिसके चलते अभी लोगों को थोड़ी राहत है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी शायद 10 से 12 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो केवल 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी भी बहुत लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली है। अभी तक क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई है कि आखिरकार किस राज्य में या फिर कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, हमें तो 3 रुपए बढ़ना, अगर हम दिल्ली के लोगों की बात करें तो एक ये लोगों के लिए बड़ा दाम है। लोगों का कहना है कि वो ये समझ रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो अब बाकी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे, जिससे लोगों की और भी चिंताएं बढ़ रही है कि सब्जी महंगी होगी, आने वाले दिनों में राशन महंगा होगा, जो सामान वो बाजार से खरीदते हैं लोकल मार्केट से, वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बड़े शहरों में आता है। इसलिए अब उनकी चिंताएं डीजल और पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ बाकी चीजों की महंगाई बढ़ने की भी है। जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आपके राज्य में 3 रुपए बढ़ते हैं तो इस वक्त कीमत कितनी हो जाएगी। तो बिहार में फिलहाल जो दाम है वो 105 रुपए 71 पैसे हैं पेट्रोल के दाम। अब 3 रुपए इसमें इजाफा होता है तो ये 108 रुपए 71 पैसे हो जाएगा। उसी तरह से अगर चंडीगढ़ में 94 रुपए 30 पैसे हैं तो वो 3 रुपए बढ़ने से अब 97 रुपए 30 पैसे दाम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 100 रुपए 14 पैसे अभी कीमत है पेट्रोल की, तो छत्तीसगढ़ में दाम हो जाएंगे 103 रुपए 14 पैसे। उसी तरह से दिल्ली का हमने आपको बताया कि
₹97.77 कीमत हो जाएगी। गुजरात में ₹94.70 हैं, तो ₹3 बढ़ने से अब उस यहां पर भी करीब ₹97.70 हो जाएंगे। हरियाणा में ₹94.30 हैं, तो ₹3 का इजाफा हुआ, तो उस तरह से कीमत हो जाएगी हरियाणा में ₹97.30। और जम्मू कश्मीर में कीमत है ₹100.70, तो यहां पर ₹103.70 पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। उसी तरह से झारखंड में कीमत है ₹97.86, तो यहां पर सीधा ₹100 से ऊपर, यानी कि ₹100.86 प्रति लीटर अब कीमत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में ₹106.52 पेट्रोल की कीमत है। ₹3 के इजाफे के बाद अब मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल के दाम होंगे वो हो जाएंगे ₹109.52, लगभग, यानी कि ₹110 देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में ₹103.54 है, ₹3 का इजाफा, तो ₹106.54 हो गए। उसी तरह से पंजाब की अगर बात करते हैं तो ₹94.30 है, तो यहां पर भी अब ₹97.30 प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। राजस्थान में ₹104.72 पेट्रोल की कीमत है, तो राजस्थान में दाम हो जाएंगे ₹107.72, ₹107.72 अब राजस्थान में पेट्रोल की कीमत होगी। उत्तर प्रदेश में ₹95.34 पेट्रोल की कीमत है, अब यहां पर कीमत हो जाएगी ₹98.34। उत्तराखंड में ₹93.43 है, तो यहां दाम हो जाएंगे अब ₹96.43, और पश्चिम बंगाल में ₹105.45 कीमत है पेट्रोल की, तो यहां कीमत हो जाएगी ₹108.45। अनामिका, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बारे में? क्या सीएनजी के भी दाम बढ़ सकते हैं या सिर्फ फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दाम ही बढ़े हैं? तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे हमारी संवाददाता अनामिका से बात करने की कि आखिरकार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसी तरह से क्या सीएनजी के भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीएनजी का भी इस्तेमाल इन दिनों गाड़ी के लिए किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ₹3 दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम में ₹3.11 प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है, मतलब लगभग ₹3 बढ़ गए हैं। और उसी तरह से डीजल के भी दाम ₹3 करीब महंगा कर दिया गया है। तो आशंका जो जताई जा रही थी, क्योंकि लगातार जो नुकसान हो रहा था कि हो सकता है कि ₹10 या ₹20, जो जानकार बता रहे थे, हो सकता है कि ₹20-30 तक बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने लोगों को जोर का झटका धीरे से ही दिया है। ₹3 बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, और अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक सरकार इस दाम को कहीं पर मेंटेन कर सकती है और लोगों पे बोझ ना बढ़े, उस तरह से दामों में अचानक कोई बड़ा इजाफा ना किया जाए। लेकिन फिर भी ₹3 अगर बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका पूरा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। वह सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन है कि तमाम वो गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जो सामान की ढुलाई करती है, मालों की आवाजाही होती है, जिसके जरिए आपके घर के फल, सब्जी, अनाज आप तक पहुंचता है, वो सारी कीमतें कहीं ना कहीं इस दाम के वजह से इंपैक्ट होगा, उसका असर पड़ेगा दामों में, और दामों में इजाफा हो सकता है। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कोई जानकारी मिल पाई है कि फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दामों में ही इजाफा हुआ है, क्या सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं? बिल्कुल अमित, अभी केवल पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी की जानकारी साझा की गई है और अलग अलग पेट्रोल पंप में इसे फॉलो करना भी शुरू हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का जब संबोधन हुआ था उसके बाद से लोगों को अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए लोग मेंटली प्रिपेयर जो पेट्रोल पंप में आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो एनर्जी फ्यूल प्राइस है उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अब लोगों की चिंताएं ये है कि ये केवल ₹3 बढ़ा है, आने वाले दिनों में क्या इसमें और इजाफा होगा या फिर ₹3 तक ही ये सिमट के बढ़ोतरी रह जाएगी। लोगों के मन में कई सवाल हैं और डर भी है कि आने वाले 6 महीने उन पर कितने भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो कुछ चीजों को अवॉइड कीजिए, तो कुछ लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन बहुत लोगों के लिए संभव भी नहीं है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में लोग दिल्ली से नोएडा अपनी पर्सनल गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ₹3 बढ़ना भी बहुत एक बड़ा अमाउंट हो रहा है। जब आप ज्यादा मात्रा में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो ऐसे में आपकी जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन चिंता ये है। अनामिका, एक बात बताइए, क्या ये दरें आज से ही, यानी कल रात से ही क्या लागू हो चुकी हैं? 12 बजे के बाद से आज लोगों को क्या बढ़े हुए दाम में ही पेट्रोल खरीदना होगा, डीजल खरीदना होगा?
बिल्कुल हमें तो जो बढ़े हुए दाम है उस पे पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप पेट्रोल पंप में जा रहे हैं पेट्रोल या डीजल भराने के लिए तो अब आपको बढ़े हुए दामों पर ही फ्यूल मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप ने सुबह 5 बजे से ये दरें लागू कर दी हैं। तो जैसा अनामिका बता रही है कि अच्छी बात तो यह है कि फिलहाल ये जो बढ़ोतरी हुई है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही बढ़ोतरी की गई है, इसके अलावा सीएनजी पर नहीं हुई है। तो जो सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, उन्हें आज 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ेगा। अब जैसा देख रहे हैं कि मुंबई में 106 रुपए से ज्यादा कीमत हो जाएगी, कोलकाता में भी 108 रुपए से ज्यादा कीमत हो जाएगी। अब जहां जहां पर जिस तरह से पेट्रोल के दाम रहे हैं वहां पर उसमें 3 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में तो अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा और डीजल मिलेगा 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में करीब 95 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत थी, अब उसमें 3 रुपए का इजाफा होता है तो करीब 98 रुपए प्रति लीटर अब उत्तर प्रदेश में भी देना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। तो ये आपको हम कीमतें दिखा रहे हैं कि आप अपने ही राज्य में जो भी उसके दाम है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। 3 रुपए लगाइए, 3 रुपए इजाफा हुआ है। और जैसा कि सरकार की ओर से पहले ही ये बताया गया था कि दाम बढ़ सकते हैं, तो आखिरकार ये झटका अब लोगों को लगा है। तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं बढ़ गया, 2 रुपये सीधा बढ़ गया। पहले था पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते हैं सर, तो उसका रेट नहीं मालूम है। और गैस जो हम लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं दिल्ली में रहते हैं उनके लिए सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे मतलब रहना, खाना बनाना, क्योंकि 300 रुपये 250 रुपये 280 रुपये केजी ऐसा 1 केजी हम लोग गैस डलवा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और ये गैस तो ठीक था ऑटो में डालने के लिए सीएनजी, लेकिन इसका भी रेट बढ़ गया इससे, तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत है। थैंक यू सर। तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त पेट्रोल पंप की, जहां पर लोग सुबह सुबह पहुंचे होंगे, तो कई लोगों को तो इस बारे में जानकारी नहीं होगी। जब वो ज्यादा कीमत चुकाएंगे तब उन्हें इसका पता लगेगा। लेकिन अब कोलकाता में डीजल 95 रुपए 13 पैसे हो गया है, मुंबई में डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है 3 रुपए बढ़ने के बाद। चेन्नई में भी डीजल की कीमत 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और दिल्ली में 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर इस वक्त देना होगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दाम में इजाफा किया गया है। सीएनजी वालों को राहत दी गई है, तो जो सीएनजी चला रहे हैं उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो पहले ही कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी जैसा बताया गया है कि जो भी इस्तेमाल करें तेल का या फिर दूसरी ऐसी चीजें जो बाहर से आयात की जाती हैं वो सोच समझ कर करें, यानी कि स्मार्ट लिविंग अपनाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, यानी कि ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपके पेट्रोल के डीजल के पैसे बचेंगे। आप देखना हो कि ये जो कतार आपको नजर आ रही है आखिरकार इनका क्या रिएक्शन आता है, तो आपको सुनाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि 3 रुपए का इजाफा उनके लिए कितना भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपके किचन पे पड़ेगा, क्योंकि तमाम वो चीज जो आपके किचन में यानी कि रसोई घर में पहुंचता है वो सभी चीजें ट्रांसपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचती, यानी कि गाड़ियों के जरिए पहुंचती, जिनके दाम यानी तेल के दाम में इजाफा हुआ है, तो कॉस्ट बढ़ा है इस वक्त। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या आप कुछ लोगों से बात कर पाई हैं? बिल्कुल, हमें तो लोगों का कहना है कि सुबह सुबह उन्हें ये एक अच्छी खबर नहीं मिली है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लोग चिंता में हैं कि आने वाला समय और कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि युद्ध का असर इस समय पूरी दुनिया झेल रही है। भारत में अभी तक प्राइस इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे, केवल एलपीजी घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए गए थे। उस समय लोगों को बहुत खासा परेशानी हुई थी। एक तरफ सिलेंडर मिल नहीं रहा था, दूसरी तरफ सिलेंडर महंगा बिक रहा था। लेकिन अब जब सीधा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो लोगों को महंगाई का असर दिखने लगेगा। आप जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं वहां असर दिखेगा। और दिल्ली एनसीआर में अगर हम उन लोगों की बात करें जो ओला उबर चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऐसे लोगों पर भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि
क्या इसके बाद वो रेट बढ़ेंगे? क्योंकि अगर आप 3 रुपए अगर डीजल में बढ़ा रहे हैं, 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ा रहे हैं, तो जो आने का आपका ट्रांसपोर्ट का पैसा है, अगर आप कोई भी एक ओला उबर की गाड़ी बुक करते हैं तो अब आपका ट्रांसपोर्ट का पैसा भी बढ़ेगा। यानी हर कोई इस पैसे बढ़ने से इफेक्ट होगा, हर किसी की जिंदगी पर, हर एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर पड़ने वाला। दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि एक दिन सप्ताह में आप नो व्हीकल डे रखें, यानी आप अपने पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार कल ये ऐलान कर चुकी है। अधिकारियों का जो फ्यूल बजट है वो 20% कम कर दिया गया। अधिकारियों को, सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को कह दिया गया कि अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए ताकि आम लोग भी इसको फॉलो कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनामिका। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है सर। कितने रुपए दाम बढ़े? 3 रुपए के आसपास बढ़े। आई थिंक आज ही बढ़े है सुबह मेरे ख्याल से। ये सही हो रहा है? अब रेट तो सर हर चीज के बढ़ ही रहे हैं। ये बाहर चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है, और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बढ़ने जरूरत है, ये तो सबको तो पता था। अब इलेक्शन हो रहे तो बढ़ना ही है। थैंक यू। देखिए, आम जनता को आप सुन रहे थे। लोगों का कहना है कि देखिए, पेट्रोल के दाम तो बढ़ने ही हैं, लेकिन वहीं ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। पेट्रोल पंप के बाहर सुबह सुबह लंबी कतार लोगों की नजर आ रही है। हालांकि जो बढ़े हुए दाम हैं वो आज सुबह 5 बजे से लागू हो गए हैं। अब चूंकि 3 रुपए की वृद्धि हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में, जो पहले पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे का मिलता था, वो अब बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे का राजधानी दिल्ली में हो गया है। और हर शहर में, क्योंकि पूरे भारत में ये बदलाव हुआ है, तो ऐसे में इन दरों में हर शहर में वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अब आप अपने अपने शहरों के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 रुपए वृद्धि के साथ अब जो नई कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की वो कितनी होंगी। हालांकि राहत ये जरूर है कि सीएनजी के दामों में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन चेन्नई की बात की जाए तो वहां पर भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कोलकाता में डीजल के दाम अब 95 रुपए 3 पैसा प्रति लीटर हो गए हैं। तो वहीं मुंबई के दामों में भी वृद्धि हुई है। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, देखिए, अभी आप खुद कह रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, ये सिर्फ एक अपील नहीं थी। अगले ही दिन हमने देखा उन्होंने अपना काफिला छोटा कर लिया। प्रधानमंत्री को देखते हुए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी ये असर नजर आया। और अब तो बाकायदा जो बजट है पेट्रोल का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अधिकारियों के लिए, उसको भी कट शॉर्ट किया गया है। बिल्कुल, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है वो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, तो सोशल मीडिया पे सवाल उठे थे कि मंत्रियों के साथ काफिला चलता है, बड़े बड़े रोड शो किए जाते हैं, तब पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होती। तो लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रियों का काफिला है उसे छोटा किया गया है। कुछ मंत्री साइकिल से सचिवालय जा रहे हैं। कैबिनेट की जो मीटिंग है वो अब वर्चुअल मोड में रखी गई है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनियों को ये कहा गया है कि आपको अब मैंडेटरी होगा हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रखना। हालांकि वो 2 दिन कौन से होंगे वो कंपनियों के लिए फीजिबल छोड़ा गया है। वो अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में कौन से 2 दिन वो अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम देंगे। इससे बहुत असर पड़ेगा। यहाँ तक कि मतलब एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो एग्जाम्पल सेट करता है और सामने से लीड करता है, और ये उसी की तस्वीर है। हालांकि बढ़े हुए दामों ने थोड़ी सी लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए।